दूसरा, अब हम बात करेंगे जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और लोग कहते हैं मुझे नजर लोकसभा निर्वाचन की मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और मीडिया सेंटर में इंटरनेट व्यवस्था सहित आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोकसभा निर्वाचन की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून को मतगणना प्रातः 8 बजे से आदर्श कृषि उपज मंडी लालपुर में शुरू होगी। तो वहीं झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने आपात राहत की बैठक के दौरान बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की विचक रिस्पांस टीम के माध्यम से मॉक ड्रिल कराए जाने के लिए निर्देशित किया था, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट शशिधर पिल्लई और प्लाटून कमांडर संतोष डिंडोर के द्वारा जिले के विजय रिस्पांस टीम को आगामी मानसून से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए तैराकी और पानी में डूब रहे विक्टिम को रेस्क्यू टेक्निक द्वारा बचाने का अभ्यास कराया गया। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने तमाम निरीक्षण किया। लोकसभा निर्वाचन की मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर सभी तमाम निरीक्षण किए जा रहे हैं। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने आपात राहत की बैठक के दौरान बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की विचक क्विक रिस्पांस टीम के माध्यम से मॉक ड्रिल कराए जाने के लिए निर्देशित किया था, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट कमांडर शशिधर पिल्लई और प्लाटून कमांडर संतोष डिंडोर के द्वारा जिले की क्विक रिस्पांस टीम को आगामी मानसून से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए तैराकी और पानी में डूब रहे विक्टिम को रेस्क्यू टेक्निक द्वारा बचाने का अभ्यास कराया गया था। लॉजिक पंप और मोटर बोट के ओबीएम और इम्प्रोवाइज तरीके से बनाए गए राफ्ट आदि की टेस्टिंग की गई और जवानों से बोट हैंडलिंग के अभ्यास भी कराए गए। महासमुंद में इन दिनों राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। वहीं पिथौरा तहसीलदार में भी बांडाधी निवासी रमेश बगरती, जो कि 50-60 सालों से मकान बाड़ी निर्माण कर अपने परिवार के साथ रहता था, उन पर भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उक्त जमीन शासकीय होने के कारण ग्रामीण और सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय में बेदखली के लिए शिकायत की गई थी, जिस पर तहसीलदार, पटवारी, पंचायत एवं पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में कार्रवाई की गई। महासमुंद में इन दिनों राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। वहीं पिथौरा तहसीलदार में भी बांगलाडीह निवासी रमेश बगरती, जो कि 50-60 सालों से मकान बाड़ी निर्माण कर अपने परिवार के साथ रहता था, उन पर भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। उक्त जमीन शासकीय होने के कारण ग्रामीण और सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय में बेदखली के लिए शिकायत की गई। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है, पहले भी चला हुआ है हमारे न्यायालय में और एसडीएम सर के न्यायालय में भी चला हुआ है, लेकिन पक्षकारों द्वारा हाई कोर्ट लेके चले गए थे इसको अपील में, तो वहाँ ये
निर्णय आया था कि माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामले की सुनवाई मतलब एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा था कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसका निराकृत किया जाना है ऐसे करके। तो वहाँ पर पक्षकार लोग वहाँ पर सुनवाई करवाए थे अपना। तो उस सुनवाई के तहत पिछले जो आदेश हुआ था बेदखली का संबंधित अतिक्रामकों को, उसी आदेश को स्थिर रखा गया है। तो उस आदेश को स्थिर रखने के कारण आज हम लोग बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे पूर्वजों से ये हम लोग काबिज थे यहाँ पे, और मतलब मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मतलब दादा परदादा से हम लोग यहाँ काबिज थे, और उसी के आधार पर हम लोग अभी मतलब यहाँ निवास कर रहे थे। फिर भी मतलब और इसी खसरा नंबर पे जो है और भी मतलब हमारे बाद बसे हुए हैं, लेकिन हम इतने सीनियर होते हुए भी हमको यहाँ से मतलब बेदखल किया जा रहा है। कारण कुछ नहीं है सर, सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। और फिर भी जो मतलब अभी हाई कोर्ट में हम लोग इसको मतलब चल रहा है केस जो है, फिर भी ये लोग मतलब ना उसके अवमानना कर रहे हैं तहसीलदार साहब। सब पॉलिटिक्स है सर और कुछ नहीं है। और इच्छापुर नेशनल हाईवे को ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण लगभग 193 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये सड़कें पेड़ों की चादर ओढ़े हैं। मानो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति हरियाली ओढ़कर स्वयं यहां खड़ी हो। ओमकारेश्वर मोड़ तक का मार्ग अब 4 लेन बनने से शायद श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। हालांकि जो हरियाली देखने को मिलती थी वो शायद ना मिल पाए। दूसरे और लंबे लंबे ट्रैफिक के दबाव से लोगों को निजात जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि 4 लेन की अब सड़क बनने से लोगों को इससे काफी निजात मिलेगी। इच्छापुर नेशनल हाईवे को ओमकारेश्वर में सड़क का निर्माण लगभग 193 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। पहुंचने वाला यह मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, हरियाली ओढ़े हुआ यह रोड ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर इसकी छांव में कुछ पल बिताते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद यह एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली यह सड़क 193 करोड़ लगभग लागत से यहाँ 4 लेन बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह चादर ओढ़े पेड़ शायद नहीं दिखाई दें। इंदौर इच्छापुर हाईवे को जोड़ने वाली यह सड़क कुछ ही महीनों बाद इसका काम चालू हो जाएगा और श्रद्धालुओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साधना प्लस न्यूज से घनश्याम माहिलिया की खास रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीहोर में रविवार को नारद जयंती के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारों की भूमिका और चुनौतियों के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के नेमा और मुख्य वक्ता के रूप में मखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक लोकेंद्र सिंह मुख्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान ने की और इस मौके पर मुख्य वक्ता लोकेंद्र सिंह हुआ है। पत्रकारों का दायित्व है कि समाज में सही सूचना पहुंचाने के साथ ही समाज का प्रबोधन भी करें। सीहोर में रविवार को नारद जयंती के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारों की भूमिका और चुनौतियों के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संचार विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक लोकेंद्र सिंह मुख्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान ने की। इस मौके पर मुख्य वक्ता लोकेंद्र सिंह ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। पत्रकारों का दायित्व है कि समाज में सही सूचना पहुंचाने के साथ ही समाज का प्रबोधन भी करे जाए। तो सामान्य तौर पर जैसे कोई होता है उसके लिए
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले में 4 जून से मतगणना होगी। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान के अनुसार सीहोर जिले में मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के तहत जिले में संचालित शराब दुकानों से विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिला में 4 जून मतगणना होगी। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान के अनुसार सीहोर जिले में मतगणना दिवस 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के तहत जिले में संचालित शराब दुकानों से विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले में 4 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 4 जून को देश में मतगणना होगी। सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी को लेकर सभी तैयारियां लगातार की जा रही है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान के अनुसार सीहोर जिले में मतगणना दिवस यानी कि 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के तहत जिले में संचालित शराब दुकानों से विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश की कई जगहों में भीषण आग भी लग चुकी है और अन्य कई जगहों से आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक होटल में आग लग गई। आग होटल के ऊपरी मंजिल में लगी है। बताया जा रहा है कि वह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। तो वहीं आग इतनी भीषण थी कि होटल के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल आग लगने से जानहानि होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण गर्मी के बीच ये आग लग गई है। और आपको बता दें कि भीषण आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक होटल में आग लग गई। होटल के ऊपरी मंजिल में आग लगी है जहां पर आग लगने की वजह से होटल के कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। यह भी आपको बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक होटल के काफी कमरे जलकर राख हो चुके थे। हालांकि अभी तक किसी की भी जानहानि की खबर सामने नहीं है आई है और ये गनीमत की बात रही है। आग लगने के बाद से फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जो कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू आने में जुटी हुई है। आग इतनी भीषण रही कि होटल के कई हिस्से बुरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। सरगुजा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक होटल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और आग लगने के वजह से होटल के कई हिस्से जलकर राख हो गए हैं। गनीमत रही है कि किसी की जानहानि की खबर इसमें सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। और आपको बता दें कि लगातार वहां पर मशक्कत की जा रही है। जानहानि की खबर अभी तक उसमें कोई सामने नहीं आई है, लेकिन होटल को काफी नुकसान हुआ है। होटल के कई हिस्से आग में जलकर राख हो गए हैं। खबर जबलपुर से है, जहां रविवार को एक घर में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही पाटन और दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अपन में लगी है।
जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रविवार के दिन घर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने धारण कर लिया। आग लगने की घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन वह काफी नहीं रहा। आपको बता दें कि पाटन और दमोह जिले के टिंडी मैदान थाना पुलिस को सूचना दी गई थी फौरन, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की 2 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि आग से घर में काफी नुकसान हुआ है। गरीब जरूर किसी की जानहानि की खबर अब तक सामने नहीं आई है। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। काफी हिस्सा घर का आग में जलकर राख हो गया है। जबलपुर की तस्वीर है जहां पर रविवार के दिन एक घर में भीषण आग लग गई। ये गैस टंकी लीक हो रही थी, तापमान अधिक होने के कारण उसने आग पकड़ ली गैस में। गैस का ब्लास्ट ये 4-5 लाख के करीब नुकसान हो गया हमारा। नगद भी कुछ पैसे? हाँ, 80-90 हजार नगद थे। सोनो चांदी था, वो सब ध्वस्त हो गया। नहीं, जनहानि तो नहीं हो पाई है। हमारे परिवार में बस तो सब गए हैं, कोई था नहीं अंदर। बाकी घर ही पूरा जल गया। क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन? यही चाहते हैं अगर मदद कर दें थोड़ा बहुत, हम तो सड़क पे आ ही गए। नर्मदा नदी में देवास और इंदौर के युवक बाल बाल डूबने से बच गए। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम और होमगार्ड के जवान नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। नर्मदा नदी में देवास और इंदौर के युवक बाल बाल डूबने से बच गए और घाटों पर लगातार सुरक्षा के इंतजाम और होमगार्ड के जवान रहते हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर होमगार्ड के जवान नहीं थे, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। लगातार आपको बता दें कि बच्चों के डूबने की खबरें सामने आती है। अब नर्मदा नदी से ये खबर सामने आई है जहां पर देवास और इंदौर के युवक थे जो कि हालांकि बाल बाल बचने से डूब गए हैं, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि घाटों पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, वहां पर कोई भी जवान तैनात नहीं था, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की है। आज ओमकारेश्वर में नागर घाट पर देवास के 2 व्यक्ति संतोष और सुनील नागर घाट में स्नान हेतु आए थे, जो गहरे पानी में जाने से डूब रहे थे, जिसे स्थानीय गोताखोर हुकुम अमन टूल लोकेन द्वारा बड़ी मेहनत करके। खबर जबलपुर से है जहां कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के 21 बेटे का निधन हो गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के बेटे दिल्ली में रहते थे, वहीं उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत होने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। इधर बेटे की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जबलपुर से ये खबर है जहां कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के 21 वर्षीय बेटे का निधन हो गया है। आपको ये बता दें कि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के बेटे दिल्ली में रहते थे, जहां उनका निधन हुआ है। निधन कैसे हुआ, किन वजह से हुआ, इस पर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। तो वहीं अगर परिवार की बात करें तो परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। जबलपुर की ये खबर है, लेकिन आपको बता दें कि जो युवक है दिल्ली में रहता था और दिल्ली में उनकी मौत हो गई है। किन कारणों की वजह से हुई है, इस पर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। खबर शामपुर से है जहां एक किसान के खेत के पास बने कुएं में बेल गिर गया, जिसकी सूचना किसान ने ग्राम विकास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी होने पर सैकड़ों ग्रामीण जल नदी के किनारे खेत के पास बने हुए कुएं पर उपस्थित हुए। वहीं गांव के युवा नुबुल पोयम और तुलसी नेताम ने कुएं में उतरकर कुएं में गिरे बैल के सींग और कमर के पास रस्सी बांधी, जिसे ग्रामीणों द्वारा कुएं से खींचकर बैल को बाहर जान बचाई गई। इसके बाद किसान ने सभी ग्रामीण भाइयों को धन्यवाद दिया और कहा कि अभी फसल बोने का समय है। ठीक है। बैल की मृत्यु हो जाती तो दूसरे बैल से वो घर नहीं जोड़ पाता। शामपुर में एक किसान के खेत के पास बने कुएं में
उसका बैल गिर गया था, जिसके बाद अच्छा ठीक है। ग्राम विकास व्हाट्सएप ग्रुप पर दी थी। तो वहीं ग्राम विकास ग्रुप के माध्यम से जानकारी होने पर सैकड़ों ग्रामीण जन नदी के किनारे अच्छा ठीक है। और फिर कुएं पर उपस्थित होकर उन्होंने बैल को बचाने की कोशिश की। कुएं में गिरे बैल के सींग और कमर के पास रस्सी बांधी, जिससे ग्रामीणों द्वारा कुएं से खींचकर बैल को बाहर निकाला गया और बैल की इस तरह से जान बचाई गई। जिसके बाद किसान ने सभी ग्रामीण भाइयों का धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि ग्राम विकास ठीक है। जिस पर किसान ने इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद सभी ग्रामीण वहां पर पहुंचे और इस तरह से बैल अच्छा ठीक है। झाबुआ के मौलाना आजाद मार्ग में स्थित निजी गार्डन के समीप शासकीय नाले में एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा मिला और इससे कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू किया और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस उप निरीक्षक एडमिरल तोमर ने बताया कि इस मामले की उचित जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झाबुआ के मौलाना आजाद मार्ग में स्थित निजी गार्डन के समीप शासकीय नाले से एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा मिला था और इस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू किया और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस उप निरीक्षक एडमिरल तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की उचित जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत है पर आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है। इस दवा से आपकी भूख बढ़ेगी, आप खाना अच्छे से खाएंगे और वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपके शरीर में अपने आप खून बनेगा, हड्डियां